हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं किसके बारे में, दो टॉपिक्स के बारे में मैं मेनली डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा एफबीडी के ऊपर होगा, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और दूसरा जो मैं बात करने वाला हूं वो इक्विलिब्रियम के बारे में। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो पूरी तरह डिपेंडेंट होता है इक्विलिब्रियम पे, वो इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो हम लोगों को ये दोनों टॉपिक जानना बहुत जरूरी है अगर मुझे न्यूटन्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना तुम, ताकि तुम्हें भी मजा आ जाए। लेकिन इसके पहले भी मैंने तो एक वीडियो बना रखा है ना, जो कि है इंट्रोडक्शन टू न्यूटन्स लॉ। इंट्रोडक्शन टू न्यूटन्स लॉ अगर आपको देखना है या फिर पूरा एनएलएम ही देखना है तो ऊपर जाके सर्च करना है एनएलएम या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बाय मार्वेलस एजुकेशन, तो आपको वो वीडियो सामने आ जाएगा। उसको कंप्लीट देख लेना है और देखने के बाद तुम्हारा अपना अंडरस्टैंडिंग जो है एनएलएम से रिलेटेड बहुत अच्छा कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा प्यारा वाला ये वीडियो। तो देखो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, क्या बताने वाला तुम्हें, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा का पूरा जैसे समझ लो कि घर में 10 आदमी अगर रहता हो, उस 10 आदमी में से एक वो लड़का को पकड़ के निकाल लो और निकाल के ये पता करो वो कौन कौन सा बदमाशी करता है। कोई अगर घर में बदमाशी हो रहा है तो एक आदमी के ऊपर जितना बदमाशी है उसको निकाल के आइसोलेट करके उसका जानकारी पूरा निकालना क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं फिजिक्स में अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें फिजिक्स के टर्म में पहले फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ठीक है। तो डिफिनीशन सुनना ध्यान से, मैं क्या कुछ डिफाइन करता हूं, है ना। तो क्या है मुझे जानना है, क्या जानना है, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, बी बोलते हैं, डी बोलते हैं। एफ मतलब फ्री, बी मतलब बॉडी, डी मतलब डायग्राम। अब ये क्या है फ्री बॉडी डायग्राम को देखो कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। आज मैं दो लेके आया हूँ। देखो एक जो है अभी नया है, नया होने की वजह से देखो पतला चल रहा है। धीरे धीरे इसको मैं खिला पिला के मोटा करूँगा तो अच्छा चलेगा, लेकिन ये अच्छा चल रहा है पहले से, है ना, इसलिए पुराना ओल्ड इज गोल्ड हैंस प्रूव्ड। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बताने वाला हूँ क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जानते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को क्या कुछ कहते हैं, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, या तो किसी बॉडी का कर लीजिए या फिर और ए सब सिस्टम। सब सिस्टम मतलब किसी एक ग्रुप में से, मतलब अगर ये पूछे घर में बहुत बदमाशी होता है इस घर में, तो बदमाशी कौन कर सकता है, या तो एक सिंगल कोई बालक होगा खचड़ा, उसको पकड़ के उसका एफबीडी बना दो, और नहीं तो हो सकता है कि जितना बालक है सबका एक ही बार में पूरे बच्चों का ग्रुप निकाल लो फिर उसको चेक करो। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये तरीका होता है एफबीडी बनाने का। तो वो जो बच्चों का ग्रुप निकाला गया ना वो हो गया सब ग्रुप, और जो सिंगल बच्चा को निकालेंगे वो सिंगल बॉडी होगा। तो दोनों का चाहो तो पूरा बदमाशी का लिस्ट निकाल सकते हो। पर इसमें हम लोग एनएलएम में क्या करते हैं, बदमाशी का नहीं, फोर्सेज का हम लोग कंपोनेंट निकाल के अलग अलग उसको क्लियरिटी के साथ दिखाते हैं। तो या तो सब सिस्टम भी हो सकता है ना। कैसे हम लोग को करना है, आइसोलेट करके, आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग से उसको आइसोलेट कर दो और शो कर दो क्या, जितने भी फोर्सेज उस पर लग रहे हैं, शोइंग ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वो रहता है और वो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहा है उसको अलग करके जानना कि क्या कहलाता है, कि उस पर क्या क्या फोर्सेज उसके ऊपर लगाया जा रहा है, यही क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सर जी एग्जांपल से बताओ ना, इतना बुद्धि रहता तो हम यही थोड़ी रहते, अभी आईआईटी में पहुंच जाते। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि मैं तो एम्स में पहुंचता, तो एम्स वालों के लिए एम्स है और आईटी वालों के लिए आईटी का डायलॉग था मेरा। तो अभी मैं क्या किया, एक ऐसे प्यारा सा सरफेस लेकर रखा मैं, इसके ऊपर रख दिया छोटा सा ऑब्जेक्ट। छोटा सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते सर, कभी बड़ा ऑब्जेक्ट रखा करो। तो मैं बड़ा ऑब्जेक्ट ही ले लेता हूँ, तुम्हारा बात मान लेता हूँ। तो ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अब इसके बनाना है क्या हमको, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। कैसे ड्रॉ करूँगा, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। गिर जा यार तू, फूट जा, मैं तुम्हें एफबीडी बना के दिखाता हूँ कैसे, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ना। तुम चले जाओ, तुम भी चले जाओ। अब अच्छे से मैं बनाता हूँ। क्या जानना है, स्टेप्स मुझे जानना है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है इसे बनाने के लिए। पहला नंबर स्टेप क्या करना है कि चूज कर लो सबसे पहले। जैसे ये सिस्टम है पूरा, इसमें सिस्टम में कौन कौन चीज़ है, पहला तो मुझे ये दिख रहा है सरफेस, दूसरा ये कौन दिख रहा है, बॉडी एक दिख रहा है। मुझे इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इन दोनों में से किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो क्या करो, सबसे पहले चूज कर लो, चूज एन
ऑब्जेक्ट एंड उसको एज्यूम कर लो कैसे, पॉइंट मास की तरह। मान लो उसके कि वो पॉइंट मास है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है कि रिप्रेजेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उस पे जितना भी फोर्स लग रहा है उन सब को रिप्रेजेंट कर दो। तो देखो मैं एक करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाले का है ना, मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने कहा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चूज करना है। चूज में क्या, पहला मास, बड़ा मास वाला मिला, बड़ा मास है, बड़ा मास आपको मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट मास मान रहा हूँ। आप हो बड़ा वाला मास यानी कि कैपिटल वाला एम, इसके ऊपर धरती माता नीचे की तरफ खींच रही होगी, जो कि फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर कैपिटल एम इंटू जी। तो ये कैपिटल एम इंटू जी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो लगना भी चाहिए नीचे की तरफ, ऐसा नहीं हो कि कोई अगर बच्चा ऐसे ड्रॉ कर देता है, इस पे एम जी लगेगा, नीचे की तरफ धरती माता खींच रही हुई, अरे यार ऐसे फील भी तो आना चाहिए नीचे की तरफ, ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम। तो ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, उस फिगर को देखने के बाद क्लियरिटी के साथ फिगर में सही दिखे, तो ऐसे टेढ़ा टुक्कर नहीं ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ लेके जाओ, ताकि जब कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सारे इसके ऊपर फोर्सेज, जब अभी देखो 2-4 एग्जांपल दूंगा मैं, तो कॉम्प्लेक्स फोर्सेज आए तो उसको समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। यही तुम्हारा एफबीडी ही जो है आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान कर देगा। तो एफबीडी जितना क्लियर, उतना क्लियर तुम्हारा आंसर आने का चांसेस रहेगा। तो ये मुझे दिख रहा है अर्थ की तरफ कौन, कैपिटल एम इंटू जी, और ऊपर साइड ये सरफेस इसके ऊपर की तरफ रिएक्शन दे रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से अगर ये नीचे की तरफ एक्शन लगाएगा तो ऊपर की तरफ इसको रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा। वो किसके ऊपर लग रहा होगा, वो भी एम के ऊपर ही लग रहा होगा। तो एम पर कौन कौन फोर्स लग रहा है वो पता करना है। एक तो धरती माता खींच रही थी, ये खुद नहीं नीचे जा रहा था। दूसरा ये सरफेस ऊपर धकेला था, सरफेस ऊपर धकेला किससे, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया। और यही हो गया एफबीडी इस ऑब्जेक्ट का, एफबीडी ऑफ इस ब्लॉक का। ये हो गया पहला नंबर एग्जांपल। अब जैसे एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, बढ़िया बढ़िया। ये तो पहला नंबर एग्जांपल हो गया। अब मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। क्या हुआ कि एक बार इस तरह का ब्लॉक पुली सिस्टम लगा हुआ है। क्या है, एक बीच में यहाँ पे लटका हुआ है पुली, हे पुली। यहाँ से कौन है, एक ब्लॉक है, प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा छोटा स्मॉल एम वाला। दूसरा एक और बगल में इसके लटका हुआ है, ये बड़ा वाला एम वाला ब्लॉक है, कैपिटल एम वाला। अब देखो इस वाले में हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम जानना है, ताकि मैं इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कुछ भी निकालना हो तो बाद में निकाल सकूं। उसके लिए एफबीडी आना चाहिए। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, पहला कैपिटल एम, दूसरा स्मॉल एम और तीसरा ये पुली। इन तीनों का अलग अलग मैं बना लेता हूँ। क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और उसके बाद बनाऊंगा पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पॉइंट मास मानना था, मैं मान लिया, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। तीनों ऑब्जेक्ट का मुझे बनाना था फ्री बॉडी डायग्राम, इसलिए मैंने तीनों को चूज कर लिया ऑब्जेक्ट को। अब क्या करना है, इस पे जितने फोर्सेज लग रहे हैं, दूसरा स्टेप यही कहता है कि दूसरे जितने फोर्सेज उस पर लग रहा है सारा फोर्स रिप्रेजेंट कर दो। कर देते हैं। स्मॉल एम को देखेंगे तो इसे एक तो अर्थ नीचे खींच रहा होगा एम जी से, तो इसमें कर देते हैं स्मॉल एम इंटू जी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग जो दिया हुआ है वो है मासलेस, और ये पुली जो दिया हुआ है पहला तो मासलेस है, अब प्लस में फ्रिक्शनलेस है। अब ये देखो बार बार मैं लिखूंगा नहीं कि ये मासलेस है और ये मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस है, तो मैं खुद से मान के चलना है, मैं सिर्फ बोल दूंगा वो समझ लेना। इसके पहले मैंने बता दिया ऐसा क्यों होता है, इसके पिछले वाली वीडियो में है ना, इंट्रोडक्शन वाले में। तो हम लोग चलते हैं, इसको आगे क्लियर करते हैं। पहला मुझे मिला कि इसमें एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें क्या क्या कुछ लग रहा होगा, यहाँ पे तो टेंशन टी लग रहा होगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी टेंशन टी, इधर साइड भी टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, और यहाँ पे टी डैश लगेगा। अब इसको ये स्मॉल एम पे मुझे दिख रहा है ऊपर की तरफ लगता हुआ कौन, टेंशन टी। दूसरा कैपिटल एम पे देखते हैं। कैपिटल एम पे एक तो नीचे की तरफ कैपिटल एम जी लग रहा होगा, कैपिटल एम इंटू जी, ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन टी। पुली के ऊपर देखते हैं, पुली के ऊपर देखो दो गो फोर्स नीचे की तरफ टेंशन टी आ रहा है, ये एक टेंशन टी और दूसरा टेंशन इधर साइड वाले के लिए टी। उसके बाद से पुली के ऊपर से ऊपर साइड भी देखो लग रहा है टी डैश, तो ऊपर साइड में लिखूंगा टी डैश, ऊपर का टेंशन अलग होगा। तो ये हो गया तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ऐसा कुछ लगा हुआ है, फिर से ब्लॉक पुली सिस्टम ही है, ऐसा कुछ है। इधर साइड एक लटका हुआ है छोटा वाला ब्लॉक। यार सुंदर बना करो, एक तो बच्चा सब देखता है तो वहाँ बेइज्जती होता है मेरा, इट सर को डायग्राम भी बनाने नहीं आता है, और दूसरे हो तुम बनते नहीं हो अच्छे से, चाहते कि और बेइज्जती हो जाए मेरा, ऐसा ना करो। ये है कैपिटल एम, ये दोनों जो है इस तरीके से पड़ा हुआ है, यहाँ पे है ये थीटा एंगल पे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ। मुझे इसमें कौन कौन चीज़ें दिख रहा है,
तो मुझे 3 ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखेगा, एक तो स्मॉल एम, एक कैपिटल एम, दूसरा तीसरा पुली। ऐसे बहुत सारा सिस्टम हो सकता है, बड़ा बड़ा तुम्हें आगे मिलेगा बनाने के लिए जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी मैं 3 ही करवा रहा हूँ, ये लास्ट है हमारा। अब इसमें देखते हैं कि तीनों का कैसे एबीडी ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले चूज़ कर लूँ ऑब्जेक्ट्स को, तो पहले ठीक है चूज़ करते हैं। पहला है हमारा कौन, स्मॉल एम, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। पहला है स्मॉल एम, दूसरा कौन है कैपिटल में एम, और तीसरा में कौन है पुली। ये दूसरा मैं पुली ले लेता हूँ, यहाँ पर कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम थोड़ा बीच में लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा। कैपिटल एम है और यहाँ पे कहीं पुली को लेते हैं। देखो अब तीनों में मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें भी वैसा ही दिया हुआ मासलेस है और मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस है। तो मतलब यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, और यहाँ भी टेंशन टी। टी टेंशन तो पता चल गया, ऊपर साइड रस्सी चेंज हो गया इसलिए टी डैश। अब मुझे क्या दिख रहा है, इस स्मॉल एम के पास नीचे साइड दिख रहा होगा स्मॉल एम जी, ऊपर साइड टेंशन टी। दूसरा नंबर कौन है कैपिटल एम। कैपिटल एम में क्या कुछ लग रहा है, यहाँ थीटा एंगल पे देखो कहीं टेंशन लग रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे कहीं थीटा एंगल पे जाकर तब ये टेंशन टी लग रहा है। दूसरा ये एम जी नीचे की तरफ जा रहा होगा, कैपिटल एम है इसका नीचे की तरफ जा रहा होगा कोई कैपिटल एम इंटू जी। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब कोई फोर्स, अब कोई फोर्स नहीं है, सारा फोर्स मैंने इस पर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब पुली के ऊपर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो लग रहा है नीचे की तरफ, नहीं नीचे, इसमें कहाँ से, ये तो मासलेस है ना, मासलेस है तो कहाँ से, एक तो टेंशन लगेगा, राइट, टेंशन लगेगा नीचे की तरफ टी। और क्या लग रहा है ऊपर साइड, एक लग रहा है टी डैश, ऊपर साइड लग रहा है टी डैश। और ये देखो ना, मैं यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जाऊँगा, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, और यहाँ कौन सा टेंशन, कौन सा आएगा फोर्स, एक टी फोर्स आएगा। तो इस तरीके से चाहो तो एफबीडी तीनों का ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया एफबीडी का कहानी, जिसमें मैंने 3 प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवा दिए, जिसको देखने के बाद तुम्हें एफबीडी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इक्विलिब्रियम के बारे में तुम्हें बताया जाए। तो अभी मैं थोड़ा साइड हो गया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि तुम्हें लिखने में, नोट्स बनाने में आसानी हो। अब मैं सेकेंड टॉपिक का बात करना जा रहा हूँ सेकेंड नंबर टॉपिक के बारे में। सेकेंड नंबर टॉपिक कौन सा है, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम अगर तुम समझ गए ना बहुत अच्छे से, तो समझ लो न्यूटन्स लॉ समझना, तुम्हारा न्यूटन्स का फर्स्ट नंबर लॉ जो है तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बचुआ वाला सवाल हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो समझते हैं इक्विलिब्रियम को थोड़ा अच्छे से। कैसे समझेंगे, अच्छे से, क्योंकि तुम बालक कैसे हो, अच्छे, अब पढ़ते कैसे हो, अच्छे से, खेलते कैसे हो, अच्छे से, लड़ते कैसे हो, अच्छे से, सब अच्छे से। तो अभी मैं न्यूटन्स लॉ में, अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सेकंड जो टॉपिक अभी लेकर मैं आया हूँ वो है इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले यही सवाल आ रहा होगा, सर जी इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये तो मैं केमिस्ट्री में सुना था, अभी आप भी बताने जा रहे हो। EQUILIBERIUN, देखो कितना पतला चल रहा है, मक्खन की तरह, आय हाय मज़ा आ जा रहा है। इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कहेंगे किसको। ये ना एक स्टेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, एक ऐसा स्टेट होता है, ये बार बार यार मुझे परेशान कर रहा है, मैं तुझे पिछली बार भी रख दिया था, तो इस बार फिर से ढक्कन आ गया साथ में मेरे। चलो, ये एक स्टेट होता है, ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसा स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जब व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एंड टॉर्क ऑन इट, उस पर रिजल्टेंट फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब क्या कहोगे उसको, इक्विलिब्रियम में बोल दोगे। तो क्या क्या चीज़ें जीरो होना चाहिए, पहला तो होना चाहिए समेशन ऑफ फोर्स जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और दूसरा समेशन ऑफ टॉर्क जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो ये टॉर्क का, ये जो होता है फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लीनियर मोशन कहीं पे भी आपको करवाना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन होता है, फोर्स ही होता है। तो लीनियर मोशन कराने के लिए आपको फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा, और एंगुलर मोशन कराने के लिए कौन होगा, टॉर्क होगा। लेकिन एंगुलर मोशन के बारे में अभी हम लोग को बात नहीं करना है, तो अभी इसे मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ, इसके लिए दूसरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, आएगा रोटेशन चैप्टर, उसमें बात करेंगे टॉर्क की। अभी हम लोग को न्यूटन्स लॉ में किसके बारे में बात करना है, सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में, कि लीनियर मोशन हम लोग कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं। तो लीनियर मोशन कराने के लिए क्या ज़रूरत है, उस पर फोर्स लगना जरूरी है। लेकिन अगर इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, अगर समेशन ऑफ फोर्स सारा ओवर और रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो 0 है, इसका मतलब वो किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में।
अच्छा, इसका मतलब अगर ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स 0 तो उसमें तो कोई मोशन भी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर वो मोशन में पहले से था तो अभी भी मोशन में रहेगा। मतलब ये दोनों स्टेट में हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरा मोशन में भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या कुछ होगा, अगर फोर्स इस पर ओवरऑल 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो 0 के बराबर आएगा। दूसरी बात, इसका वेलोसिटी जो होगा वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। अगर मान लो जिस स्पीड से चल रहा है, 5 के स्पीड से चल रहा है, तो वो मोशन में है और मोशन में ही रहेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में ही है। अगर जितने 5 के स्पीड से चल रहा है तो वो 5 के स्पीड से ही चलते रहना चाहिए, उसका ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, तब वो समझ लो किस चीज़ में है, इक्विलिब्रियम में। अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तब वो समझ लो किस चीज़ में आ गया है, इक्विलिब्रियम में, अब वो नहीं है। अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 से कुछ बढ़ गया या 5 से कुछ घट गया तब भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसको क्या कहोगे, वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो तब ऐसा होगा। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम के बारे में, देखते हैं एक दो एग्जांपल्स वगैरह कैसा कैसा हो सकता है। तो मैं एक जैसे इक्विलिब्रियम का एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। हुआ ऐसा कि ये एक सरफेस है, सर जी पहले से मुझे पता है ये सरफेस है, इसके ऊपर मैं रख दिया एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है स्मॉल m, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रहा है कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ, ये कौन लग रहा है, mg। अब इस पर तुमसे पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन मुझे बता दो, तो ऊपर साइड नॉर्मल रिएक्शन क्या कुछ हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा नीचे वाले के बराबर होगा। मतलब ये समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा इसमें। अगर मैं ये बोलूँ कि इस वाले में n ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लो, देखो ऊपर साइड के थोड़ी देर के लिए मान लो पॉजिटिव, तो नीचे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा निगेटिव। तो नॉर्मल नीचे वाला माइनस में mg इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या कुछ आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे चाहो तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे कर करके कुछ कुछ अपने हिसाब से रिजल्ट भी निकाल सकते हो। मतलब ओवरऑल इस पे समेशन ऑफ फोर्स हमेशा 0 कर देना, यही बस मतलब है उसका। तो ये हो गया किस चीज़ में, इक्विलिब्रियम में हो गया ऐसा। दूसरा और भी एक एग्जांपल जैसे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हुआ एक बार ऐसा, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था सरफेस पे, ये रहा सा से सरफेस, इस पे रख दिया मैं ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा इसका मास m था, इधर साइड में लगा दिया फोर्स, ये फोर्स जो लगाया वो 10 न्यूटन का। इधर साइड से मैं दूसरा इस पे लगाया फोर्स, ये कितने का लगाया मुझे नहीं पता था। अब मुझे यही जानना है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितने न्यूटन का मैं फोर्स लगाऊं ताकि ये किस चीज़ में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल अभी मैं करवा रहा हूँ ताकि ये तुम्हें समझने में आसानी हो। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है मतलब समेशन ऑफ फोर्स जो होना चाहिए, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में फोर्स का समेशन जो है 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मान लेता हूँ कि इधर साइड जो राइट साइड में वो पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक हो जाएगा निगेटिव। तो अगर राइट साइड में देखें तो कौन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, तो इसको मैं प्लस में 10 लेकर चलूंगा। और लेफ्ट साइड में कौन लग रहा है, माइनस में f लग रहा है। और कोई फोर्स तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इन दोनों का सम मैं 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 ही न्यूटन लगना चाहिए। देखो साफ दिख रहा है। अगर इधर 10 न्यूटन का तो इधर भी फोर्स 10 न्यूटन का लगेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, कोई उस पर ओवरऑल रिजल्टेंट 0। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। अब मैं जैसे एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक और एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन जो है यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पर ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पे मास में m मास जो है यहाँ पे रख दिया। ये m मास जो रखा हूँ ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मतलब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ ना तो सरक के नीचे आना शुरू कर देता है। तो मैं बोला कि यार इक्विलिब्रियम में तो है ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम में इसको लाने के लिए ऊपर साइड मुझे एक F नाम का फोर्स लगाना पड़ा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे कितना रखना पड़ेगा कि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तुम्हें बताना है कि क्या कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ये इक्विलिब्रियम में। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको एनालाइज करता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है ना। तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है, मतलब अलोंग इंक्लाइंड प्लेन समेशन ऑफ फोर्सेज जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं समेशन ऑफ फोर्स थोड़ा 0 कर देता हूँ। सर जी आप तो समझदार हो, आप तो ऐसे ही कर दोगे, मुझे दिखा कर करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, कैमरा ऑन रखा हूँ। इसके लिए मैं क्या किया कि यहाँ का FBD मैं ड्रॉ करता हूँ। FBD कैसे ड्रॉ हो सकता है, तो मैं इस तरीके से FBD, ये यार टेढ़ा है, इस तरीके का फीलिंग नहीं आएगा बच्चे को फीलिंग आना चाहिए। ये m मास यहाँ पे रखा हुआ है, कितना डिग्री पे है, यहाँ से थीटा डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ थीटा डिग्री पे है ऐसा कुछ, यहाँ मैं रखता हूँ। ये क्या है, m मास है यहाँ पर। तो इस पर क्या कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहला जो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg लग रहा होगा,
वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, अच्छा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा नहीं है तो देखो ये आगे की तरफ जाएगा, ये मैं थोड़ा और नीचे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो नीचे कौन लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा ये एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँ, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन की, ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर बिल्कुल एकदम लाइन लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना, 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना ट्रायंगल में ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा का पूरा एंगल 90, देखो ये लाइन लीनियर, ये 90 तो ये इधर वाला भी 90, ये थीटा हो चुका है तो ये कितना होना चाहिए, ये 90 माइनस थीटा हो चुका है, देखो इस वाले में थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए, थीटा ही हो जाना चाहिए। अब इस mg को मैं तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, दोनों डायरेक्शन में तोड़ता हूँ। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि तुम क्लियरिटी के साथ दिखे। एक तो होना चाहिए नीचे की तरफ, इससे परपेंडिकुलर mg, और देखो एंगल का डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ लिखूंगा mg cos थीटा, और इधर साइड क्या लेके आएंगे, mg साइन में थीटा, ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रहेगा। दूसरा, इधर साइड एक और फोर्स लगाना पड़ रहा है, F नाम का फोर्स, तो मैं यहाँ करूँगा इसे इक्विलिब्रियम में होने की वजह से कि समेशन ऑफ फोर्स अलोंग कहाँ, इंक्लाइंड प्लेन इजिकल टू कितना होना चाहिए, 0। तो अलोंग इंक्लाइंड प्लेन कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक तो मुझे दिख रहा है, अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ ऐसे पॉजिटिव, तो इधर वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा निगेटिव। फोर्स में माइनस करना, इधर साइड माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो F बराबर क्या कुछ हो जाएगा, mg में साइन थीटा। तो ऐसे चाहो तो तुम निकाल सकते हो कि कितना फोर्स लगना चाहिए, mg साइन थीटा के बराबर। अगर वैल्यूज वगैरह पुट करके दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल। अब मैं थोड़ा और भी अच्छे सवाल पूछता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, लेकिन थोड़ा बोर्ड इरेज कर लो, साइड हो जा रहा हूँ मैं, फटाक से इसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अब हम लोग चलते हैं अच्छे सवालों की तरफ। तो देखो दो और सवाल लेकर आ गया मैं, इन दोनों सवाल को देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक लटका हुआ है स्ट्रिंग से, अब ये बताना है कि इसमें टेंशन फोर्स कहाँ कहाँ कितना कितना लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे मान लो टेंशन अगर T डैश है, क्योंकि ये टेंशन अगर T है तो ये मुझे T डैश रखना पड़ेगा या फिर अलग नाम रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे भी डैश, ये लगेगा T डैश। अब मुझे ये जानना है कि कितना कितना इसमें फोर्स लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, पहले 2 kg वाले का, ये 2 kg है और ये भी 3 kg है, मैं 2 kg के लिए पहले एक बना लेता हूँ FBD और दूसरा 3 kg वाले के लिए। क्या क्या लग रहा है, 2 kg, पहले 3 kg वाले के लिए देखते हैं। 3 kg में एक तो लग रहा होगा नीचे की तरफ कौन, 3G फोर्स लग रहा होगा। ऊपर की तरफ कौन लग रहा होगा, ऊपर साइड लग रहा होगा टेंशन T, और कोई फोर्स नहीं है इस पर। इस पर क्या क्या लग रहा है, 2 kg वाले पे एक तो नीचे मुझे दिख रहा है 2G जो अर्थ लगाएगा, दूसरा दिख रहा है एक टेंशन T जो कि ये देखो नीचे की तरफ टेंशन T लग रहा है, ऊपर की तरफ एक लग रहा है कौन, T डैश। ये हो गया। अब इसका यूज़ करके एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम में है, ये भी दिया हुआ कि ये किस चीज़ में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ फोर्स इस वाले पे वाई डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों पे ही। तो इस वाले पे पहले देखते हैं, पहले इस वाले पे देखते हैं। तो टेंशन क्या कुछ हो जाएगा, टेंशन ऊपर की साइड में प्लस मान के चलता हूँ, पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर मानते हैं T, नीचे माइनस 3G बराबर कितना, 0। तो यहाँ से मुझे T डायरेक्ट निकल के आ रहा है, T कितना हो जाएगा, 3G। T का वैल्यू तो निकाल दिए सर जी, बड़ा आसान था। एक और देखो देख क्या दिया, इस वाले में इक्वेशन लिखते हैं, ऊपर प्लस में तो ये हो जाएगा T डैश, नीचे साइड में दोनों माइनस में है ना, माइनस में 2G माइनस में T बराबर में 0। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, T से T जाएगा उड़ के प्लस में या माइनस में, ये 2G और 3G तो ये हो जाएगा T डैश और 3 2 5 माइनस में 5G बराबर में 0। तो यहाँ से T डैश बराबर क्या कुछ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5G के बराबर। ये देखो यहाँ से आ गया T डैश का वैल्यू। इस तरीके से चाहो तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो, ये एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक पुली है, इस पुली से कनेक्ट करके दूसरा एक ब्लॉक लटका दिए ये स्ट्रिंग के सहारे 3 kg का ब्लॉक। अब ये बताना तुम्हें कि इस वाले में अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वेज का इंक्लिनेशन थीटा का वैल्यू कितना होगा। दूसरा ये भी बताना है कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ 5 kg वाला, इस पर कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा ये भी बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ब्लैक वाले तू जा, तेरा जरूरत नहीं है, देखते हैं। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। पहला तो ये दिख रहा है कि मैं दोनों का मुझे FBD बनाना पड़ेगा ही। मैं क्या करता हूँ, इसी में बना देता हूँ। ये नीचे की तरफ जाएगा कहाँ, 5G लेकर, और क्या कुछ आएगा, ये थीटा एंगल पे है तो थीटा एंगल पे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री,
ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ये थीटा। तो अगर ये m 5g तो इधर साइड लेके आएंगे तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन अगर लेके जाएंगे तो ये आएगा mg में cos थीटा, और इधर साइड लेके आएंगे कंपोनेंट तो mg में sin थीटा। ऊपर साइड एक फोर्स आएगा जो कि होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि इसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करेगा। इधर साइड एक फोर्स आएगा जो कि होगा टेंशन, इसके लॉन्ग टेंशन T, ये मासलेस है प्लस फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे भी टेंशन T ही पास होगा और इसके पास भी टेंशन T ही पास होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लग रहा होगा कौन, 3g के बराबर। अब पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके एलोंग एक मैं बैलेंस कर सकता हूँ, मतलब इंक्लाइन प्लेन के एलोंग एक तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स को बैलेंस कर सकता हूँ, और तीसरा ये 3 kg के पास ब्लॉक कर सकता हूँ। मेरे पास 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों का यूज़ करके मुझे बनाना है। पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बैलेंस कर लेते हैं। समेशन ऑफ फोर्स कहाँ, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन देखो क्या पूछा जाएगा, ऊपर साइड अगर नॉर्मल है ऊपर को लेकर चलते पॉजिटिव, नीचे को लेकर चलते निगेटिव, तो ये हो जाएगा n, और माइनस में देखो कहीं भी तुम पॉजिटिव कहीं भी निगेटिव मान सकते हो। जहाँ अगर ऐसे मानते हो ऊपर वाले पॉजिटिव तो नीचे वाले को ऑटोमेटिक निगेटिव मानना ही पड़ता है। इधर पॉजिटिव मानेंगे तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव मानेंगे तो उधर निगेटिव, ऐसे बस लेके चलना होता है। n माइनस में mg cos थीटा बराबर कितना 0, तो n का वैल्यू कितना कुछ आ गया, mg में cos थीटा। यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया आंसर। देखो ना m को यहाँ पे रख भी सकते हो 5g cos थीटा, तो ये हो गया हमारा n का वैल्यू। इसमें और पुट करना पड़ेगा अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, है ना, पर थोड़ी देर रुक के। और क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्स, और कहाँ करोगे, ये पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, समेशन ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, ये भी कितना होना चाहिए 0। इधर को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा T, इधर हो जाएगा माइनस mg sin थीटा बराबर कितना 0। एक इधर मैं बैलेंस करता हूँ, ये 3 kg वाले के पास, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को मैं निगेटिव मान रहा हूँ, तो T और माइनस में 3g बराबर कितना हो जाएगा 0, ऐसा। अब देखो ना ये दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस लेके चलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। T से T हो जाएगा कैंसिल आउट, ये प्लस में ये माइनस में, और ये हो गया प्लस में 3g, तो ये हो जाएगा 3g और माइनस में 3g sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कुछ आ जाएगा 3g इक्वल्स टू ये mg है ना, mg है ना, m का वैल्यू मैं यहीं रख दे रहा हूँ 5, ये 3 कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ ये वाला 3g है ना, m का वैल्यू देखो m जो है ये वाला m रखा है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं 3g, ये हो जाएगा माइनस में 5g साइन थीटा हो जाएगा 5g साइन में थीटा बराबर में 0। तो देखो ये हो जाएगा g से g कैंसिल, ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल में थीटा कैसे, देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का काम, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो थीटा अगर यहाँ है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये कितना 3, ये कितना हाइपोटेनस 5, तो ये नीचे वाला बेस ऑटोमेटिक हो जाएगा 4। अच्छा देखो तो ये थीटा के सामने 3, तो मतलब ये थीटा का वैल्यू कितना 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे एंगल का पता चल गया, वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री पे होता है 3/5, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब ये थीटा का वैल्यू 37 आ चुका है, और दूसरा यहाँ मैं चाहूँ तो नॉर्मल रिएक्शन निकालते वक्त देखो थीटा एक निकालना था, एक नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ मैं रख दूंगा 5g साइन में सॉरी कॉस में कितना 37, तो cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 4/5, यहाँ मैं रख दूंगा 5g इंटू 4/5, 5 से ये 5 कट जाएगा यानी कि 4g नॉर्मल का रिएक्शन 4g। सर जी 4g 5g के ज़माने में 4g आंसर ला रहे हैं, तो इस तरीके से चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो करना क्या था, इस वाले में बस ये परपेंडिकुलर बैलेंस करना था फोर्स को। इस वाले में 3 तरह का बैलेंसिंग दिखा तुम्हें, पहला तो दिखा ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन फोर्स बैलेंस करना था, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बैलेंस करना था, और तीसरा यहाँ पे बैलेंस करने वाला क्वेश्चन था। अब मैं इसका एक और एडवांस वर्जन करवाता हूँ जो DC पांडे से मैं उठा के ले गया हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है, देखो उसको सोल्व करने के बाद और मजा आएगा। देखो मैं 2 और सवाल लेकर आ गया हूँ, इन दोनों सवालों को देखते हैं। ये बस पिछले सवाल का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, देखते हैं इसको। ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिस्टम दिया हुआ पूरा का पूरा, ये सिस्टम जो है इसका मास m बताना है, इस यहाँ पे एक 2 kg का यहाँ लटका हुआ है ये उस पुली के सहारे, और यहाँ 2 kg ये रखा हुआ है। इन दोनों को एक m मास से बैलेंस किया जा रहा है, इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक को। देखो ना ये चाहेगा कि नीचे की तरफ खींच लें, हम लोग यहाँ पे एक m मास के ब्लॉक रख दिए ताकि ये इधर उधर हिले ही नहीं, पूरे को बैलेंस कर लें। तो ये बताना है कि m मास मुझे कितने का रखना चाहिए कि ये पूरा इक्विलिब्रियम में सिस्टम रहे, ना तो ब्लॉक इधर मूव करे ना ऊपर मूव करे, यही बताना है तुम्हें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कुछ है, सबका APD बनाने की कोशिश करते हैं। ये 2g दिख रहा है मुझे, यहाँ टेंशन T दिख रहा है,
दूसरा देखो, ये सिस्टम जो है ना, इसमें ऑलरेडी मान के चलना कि ये पुली कैसा है, मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस, ये भी मासलेस प्लस फ्रिक्शनलेस है, और ये स्ट्रिंग जो है कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। तो अभी मुझे ये टेंशन टी यहाँ दिखेगा, यहाँ पे भी टेंशन टी दिखेगा, यहाँ पे भी टेंशन टी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर टेंशन मुझे अलग दिखने लगेगा, टी डैश, क्योंकि ये देखो रस्सी चेंज हो गया, इधर रस्सी अलग है और ये इधर अलग है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर रस्सी अब चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी अलग रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी टी डैश, यहाँ पे भी टी डैश और यहाँ पे भी टी डैश रखना पड़ेगा। यहाँ मुझे एक और क्या दिख रहा है, एम जी दिख रहा है और कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ये एंगल दिया हुआ है क्या, ये एंगल मैं थोड़ा देख लूँ, हाँ जी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री एंगल। अब ये बताना है, ये मान लो हम लोग नीचे की तरफ लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2g, इसका कंपोनेंट एक निकालेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो ये हो जाएगा 2g कॉस में 30 डिग्री, और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2g और साइन में 30 डिग्री, राइट। तो अब देखो, अब हम लोग हर जगह बैलेंस करेंगे, एक तो यहाँ फोर्स बैलेंस करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, दूसरा यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तीसरा ऐसे बैलेंस करेंगे, और चौथा अगर चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इतने जगह पे बैलेंस करना है और इक्वेशंस बनाने हैं। मुझे एम के बारे में जाना है तो सबसे पहले मैं यही फोकस करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता यहीं से डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो देखते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है पहला इक्वेशन निकलता हुआ दिख रहा है, टी डैश माइनस एम जी, टी डैश माइनस एम जी बराबर 0। तो यहाँ से मुझे टी डैश तो मिल रहा है, एम टी डैश भी अननोन है, एम भी अननोन है, तो काम बना ही नहीं। हमको एम चाहिए लेकिन टी डैश का वैल्यू पता हो जाए तो काम हो जाएगा। टी डैश का वैल्यू पता करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो इसमें टी डैश इन्वॉल्व होगा, इसमें यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तब, इसको लिख के देखते हैं। अच्छा ओवरऑल मूवमेंट किधर दिख रहा है, किधर भी नहीं, तो हमें क्या करना है, इधर साइड पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर साइड निगेटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इधर पॉजिटिव मतलब टी डैश, ये हो जाएगा टी डैश, इधर साइड निगेटिव मतलब एक तो लग रहा है टेंशन टी, माइनस में टेंशन टी, और दूसरा 2g साइन 30 माइनस में 2g साइन में 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन बन के आ गया। अब देखो ना, अभी भी एक समस्या दिख रहा है, एक समस्या क्या दिख रहा है, इन दोनों में दो इक्वेशन मिल दिख रहा है मुझे, एक तो टी डैश अननोन है, दूसरा टी एक अननोन आ गया और एक एम अननोन, 3 अननोन है, मतलब एक और इक्वेशन मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो अगला इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं, उसमें टर्म कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन रहने पे 3 इक्वेशन तो कम से कम चाहिए। यहाँ का भी एक इक्वेशन बना ही लेते हैं, यहीं से मुझे एक और टेंशन का टर्म में मिल जाएगा। ऊपर साइड पॉजिटिव नीचे निगेटिव मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी, कैसे हो जाएगा, टी और माइनस में 2g इक्वल्स टू कितना, 0। ये 3 इक्वेशन आ गया। तीनों को सॉल्व करते हैं तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। टी डैश, तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी डैश बच गया है हमारे पास, जोड़ते हैं तो ये टी डैश कितना हो जाएगा, 2t डैश, और क्या कुछ जुड़ेगा। अब एक तो एम जी दिख रहा हो मुझे, माइनस में एम जी माइनस में 2g साइन 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस में g, ये 1/2 होगा, 1/2 जो होगा ये 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ g, अब माइनस में 2g इक्वल्स टू में 0। अब देखो अननोन कितने हैं, 2 हैं बस, टी डैश है और m है अननोन, तो 2t डैश और ये g माइनस में mg माइनस में 3g इक्वल्स टू में 0। मुझे किसी तरह से यहाँ मैं 3g को उधर ही लेके चला जाता हूँ, इज इक्वल्स टू 3g। मुझे अब क्या चाहिए, टी डैश का भी सिर्फ वैल्यू चाहिए। टी डैश देखो तो किसी तरह निकाल सकते हो क्या, ये देखो टी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा, मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या कुछ लिखता हूँ मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा स्पेस बना के। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी डैश माइनस एम जी इक्वल्स टू में 0। टी डैश का वैल्यू क्या कुछ आ गया, एम जी के टर्म में आ गया, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या मुझे दिख रहा है, 2t डैश माइनस में एम जी इज इक्वल्स टू 3g। टी डैश का वैल्यू क्या आ गया है, एम जी, तो 2mg माइनस में mg इज इक्वल्स टू 3g। 2mg में से mg गया, कितना बच जाएगा, mg इक्वल्स टू में 3g। ये g से g हो जाएगा कैंसिल, m का वैल्यू कितना, 3 kg। ये देखो 3 kg निकल कर आ गया तुम्हारे पास। यही तो मास निकालना था, कितना मास होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले मुझे ये पता चला कि ये पूरा सिस्टम का ए बी डी में बनाया। जैसे ये बी डी बनाया तो मुझे ये समझ आया कि मुझे m जानना है तो यहाँ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ का इक्वेशन लिखा तो मुझे टी डैश अननोन मिला, टी डैश अननोन मिला तो मैं टी डैश को जानने के लिए मैं यहाँ का इक्वेशन लिखा। यहाँ का इक्वेशन में मुझे फिर से एक अननोन मिला जो कि कौन था, टी था। तो टी को मतलब 3 वेरिएबल अब हो चुका था, तो जिसमें एक टी भी एक्स्ट्रा था, तो टी को टी के टर्म में और निकालने के लिए मैंने फिर यहाँ का निकाला। तो ऐसे जैसे जैसे जरूरत तुम्हारा बढ़ता जाए ना, उस हिसाब से तुम्हें इक्वेशंस बढ़ाते जाना है।
और फाइनली जब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बैलेंस हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो जाए, तब जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देना। इधर उधर पुटिंग वुटिंग करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बगल वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान ही है। इसमें ये बोल रहा है कि ये तीन, देखो एक ब्लॉक है 5 kg का, दूसरा 3 kg का, दूसरा है 2 kg का, तीनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। अब ये बताना है कि N3 यहाँ इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जिसको मैं N1 बोल रहा हूँ। 3 kg और 5 kg के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जिसको मैं N2 बोल रहा हूँ, और 5 kg और इस सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जिसको मैं N3 बोल रहा हूँ। अब तुम्हें ये बताना है कि N1 इंटू N3 का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं, तीनों का FBD मैं ड्रॉ करता हूँ। पहला तो 2 kg वाले के लिए, दूसरा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 3 kg वाले के लिए, और नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 5 kg वाले के लिए। क्या क्या कुछ होगा। 5 kg के लिए स्पेस है सर आपके पास, फिर आप कंजड़ाई क्यों कर रहे हैं। मैं कंजड़ाई कर रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहिए ना। तो 2 kg वाले में क्या दिख रहा है मुझे, कि एक तो लग रहा होगा नीचे की तरफ 2G अर्थ जो कि लगा रहा होगा इसके ऊपर, और क्या लग रहा है सर जी, तो आपको नहीं पता है बालक जी। ऊपर लग रहा होगा एक तो नॉर्मल रिएक्शन, जो कौन लग रहा होगा 3 kg वाला ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N1। क्यों ताकि मैं अगर नीचे की तरफ कोई भी फोर्स लगाएगा तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ऊपर की तरफ ये रिएक्शन फोर्स एक देता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकेंड वाले में क्या कुछ लग रहा होगा, एक तो लग रहा है मुझे 3G नीचे की तरफ दिख रहा है जो इसका खुद का वेट होगा। दूसरा, जैसे ये 3G नीचे की तरफ 5 kg वाले पे लगाएगा तो 5 kg एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ देगा जो कौन होगा N2 के बराबर। N2 दिया ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा N1 जो है, N1 देखो 2 kg पे 3 kg रखा हुआ है, तो ये 2 kg जैसे नीचे वाले पे N1 लगाएगा तो ये मतलब 3 kg 2 kg पे लगाएगा तो 2 kg भी 3 kg पे भी तो लगाएगा ना। तो 2 kg नीचे की तरफ लगा रहा है N1 फोर्स और उससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक और फोर्स कौन लगा रहा है, N1 लगा रहा है, जो कि कौन लगा रहा है 2 kg वाला। नेक्स्ट 5 kg वाले के देखो, एक तो लग रहा है मुझे 5G खुद का वजन, दूसरा N3 लगा रहा होगा ये सरफेस ऊपर की तरफ, कौन लगा रहा होगा N3 ऊपर की तरफ। तीसरा क्या कुछ लगा रहा होगा 3 kg वाला 5 kg को नीचे की तरफ दबा रहा होगा, किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, जो कि कौन है N2 के बराबर है। ये देखो 3 को हमारे पास FBD बन के आ गया, तीनों का अलग अलग। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो फटाफट मैं सोल्व कर देता हूँ। इसका इक्वेशन कैसे लिख लेगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव मान रहा हूँ मैं, ऊपर को मान रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा N1 बराबर 2G। ये तो ऐसे ही आ गया आंसर, नहीं ऊपर नीचे मैं बराबर करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, स्पीड में थोड़ा सॉल्व करता हूँ। N2 बराबर क्या कुछ हो जाएगा, N2 बराबर N1 प्लस में 3G। तो ये देखो N1 का वैल्यू कितना आ चुका है 2G, तो 2G प्लस 3G, 2G और प्लस में 3G बराबर कितना 5G के बराबर। नेक्स्ट देखो N3 बराबर क्या कुछ हो जाएगा, ऊपर जितना फोर्स उतना ही फोर्स नीचे भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा N2 प्लस में 5G। तो ये N2 का वैल्यू कितना आ गया है 5G, 5G प्लस में 5G इज इक्वल्स टू 10G। ये हो गया पूरा ओवरऑल N1 N2 का और N3 का वैल्यू। अब सर जी मुझे एक नया तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है लामिज थ्योरम। ये लामिज थ्योरम जो है जब तभी अप्लाई होगा जब ये देखो इसमें कितना कितना फोर्स मैं दिखा दे रहा हूँ। जब सिर्फ 3 फोर्स का बात हो ना, तब तुम चाहो तो या तो ऐसे कंपोनेंट जैसे मैं निकलवा के कंपोनेंट बना के एकदम सोल्व करवा रहा था वैसे बना सकते हो, नहीं तो लामिज थ्योरम का यूज़ करके भी तुम बना सकते हो। अब ये लामिज थ्योरम क्या होता है, इसके ऊपर कैसे सवाल बनते हैं दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो अब मैं तुम्हें एक थ्योरम बताने वाला हूँ। कौन सा थ्योरम, लामिज थ्योरम। ये लामिज थ्योरम जो है, अगर कहोगे सर जी ये लामिज थ्योरम क्या ज़रूरी है क्या हम लोग को पढ़ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये पढ़ लेते तो क्वेश्चन सॉल्व करना जब 3 फोर्सेस का सिर्फ बात हो ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर तुम वो लामिज थ्योरम नहीं भी जानते हो तो बाकी सारा ऐसे ही कंपोनेंट जैसे मैं भी निकलवा रहा था, सारे कंपोनेंट निकाल के तुम सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर ये जान लेते हो तो और भी अच्छी बात है। तो जानते हैं हम लोग लामिज थ्योरम क्या कुछ होता है। लामिज थ्योरम, लामिज लाइए देखो लामिज थ्योरम मैं बताने वाला हूँ, क्या कुछ बताने वाला हूँ, LAMIS लामिज थ्योरम। ये थ्योरम क्यों दिया गया, ताकि तुम्हें सवाल बनाने में आसानी हो सके। एक बार की बात है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहे थे, उनका नाम था F1, दूसरा एक और फोर्स आए, इनका नाम रहा F2, और तीसरा एक फोर्स आ गए, इनका नाम रहा F3, और तीनों एक ही पॉइंट पर लग रहे थे। ये तीनों फोर्सेज एक पॉइंट पर जब लग रहे थे तो मैं जानने की कोशिश किया कि F1 के जस्ट सामने वाला एंगल कौन है, तो ये वाला एंगल मुझे दिखा, इसका मान लो अल्फा वैल्यू है। F2 के जस्ट सामने वाला वैल्यू कौन सा है, अपोजिट साइड वाला, तो ये वाला वैल्यू मुझे दिखा, ये मान लो अगर बीटा के बराबर है। और F3 के जस्ट सामने वाला वैल्यू कौन है, एंगल कौन है, ये गामा है, ठीक है, गामा में घामा। अब देखो इस वक्त एक रिलेशन होता है जो सामने आता है। क्या कुछ सामने आता है, F1 को डिवाइड कर दो F1 अपॉन में साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन में साइन, देखो F2 के साथ सामने वाला कौन है, बीटा, साइन में बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन में साइन। देखो तो F3 के जस्ट सामने कौन है, गामा, तो साइन में गामा। यही रिलेशन होता है जिसका इस्तेमाल करके अगर तुम चाहो
अगर तुम चाहो तो सारे सवालों को फोड़ सकते हो। ये हो गया रिलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लामिज थ्योरम बोलते हैं। यही लामिज थ्योरम जो है तुम्हें अभी मैं इस पर बहुत सारे सवाल 2-4 करवा के दिखाता हूँ। अगर तुम्हें ये थ्योरम नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपोनेंट जैसे पहले मैं अभी करके सॉल्व करवा के करके दिखाया हूँ, सारे इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेज को, मतलब सारे इक्विलिब्रियम वाले सवाल तुमसे बनते रहेंगे। पर ये लामिज थ्योरम का इस्तेमाल करने से और आसान हो जाएगा। देखो अभी मैं कैसे करके दिखाता हूँ। जैसे ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है मुझे, तो 3 फोर्सेस तुम्हें दिख रहे होंगे इस पॉइंट पे लगते हुए। ये बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में मुझे क्या हुआ, इधर का टेंशन दिया है क्या, इधर का टेंशन शायद नहीं दिया। देखो ये पूरा सिस्टम है, इधर साइड लग रहा है 30 न्यूटन, ये 45 डिग्री पे एक रस्सी से बंधा हुआ है और नीचे साइड वेट W लटका हुआ है। अब तुम्हें ये बताना है कि ये वेट W कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो यही बताना है तुम्हें, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो पहला तो मुझे दिख रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है एक ही है पूरा का पूरा स्ट्रिंग। अब ये देखो ये पूरा स्ट्रिंग ऐसे है, ऐसे जा रहा है और इधर साइड से मतलब 30 न्यूटन का फोर्स पकड़ के ऐसे खींच दिया गया है। तो इधर साइड मुझे दिख रहा होगा कौन सा, टेंशन T दिखेगा। इधर साइड से कौन दिखेगा, टेंशन T दिखेगा। यहाँ पर भी मुझे टेंशन T दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे देखता हूँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। पहला तो मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है मुझे टेंशन T। दूसरा दिख रहा है इससे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे टेंशन T, ये है 45 डिग्री पे। दूसरा दिख रहा है इधर साइड, ये कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे लामिज थ्योरम में ये बताया गया था कि 3 फोर्स लगना चाहिए, 1 फोर्स, 2 फोर्स, ये 3 फोर्स। ये वेट है, सॉरी, नीचे की तरफ देखो वेट लग रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा वेट नीचे की तरफ जा रहा है। इसको छोड़ ही दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वेट और टेंशन यहाँ पे बराबर ही जाएगा। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है वेट, है ना, इधर साइड टेंशन T जा रहा है। अब तुम्हें ये जानना है कि ये बताओ कि वेट का वैल्यू कितना होगा, यही सवाल है। तो एक तो तरीका हो सकता है मैं ये लिख दूँ टी का जो है दोनों तरफ कंपोनेंट निकाल दूं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करूं फोर्सेस को और आंसर निकाल दूं। दूसरा मैं लामिज थ्योरम पे बनाता हूं। लामिज थ्योरम पे कैसे बना सकते हैं, ये देखो लामिज थ्योरम पे, तो लामिज थ्योरम हमें ये कहता है कि फर्स्ट नंबर फोर्स उठा लो, जैसे 30 न्यूटन है इसको उठा लो, डिवाइडेड बाई इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन दिख रहा है, ये देखो हॉरिजॉन्टल में ऐसे लेके चलता हूँ। एक तो ये 90 डिग्री दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है मुझे 45 डिग्री। तो मुझे दिखेगा नीचे कौन, साइन में 90 और प्लस में 45 डिग्री इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा फोर्स दिख रहा है, दूसरा वेट दिख रहा है मुझे, तो वेट को W रख दो डिवाइडेड बाई साइन में। देखो इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन कौन है, एक तो मुझे ये 90 डिग्री दिख रहा है और दूसरा ये 45, तो 90 या प्लस में 45। देखो इसके जस्ट सामने वाला इतना एंगल है, ये इतना एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में। तो ये क्या होगा, 90 प्लस में 45, 90 प्लस में 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, तीसरा कौन दिखा, ये टेंशन T दिख रहा है, तो T डिवाइडेड बाई साइन में 90 डिग्री, क्योंकि देखो इसके जस्ट सामने वाला सिर्फ 90 डिग्री है और कोई भी नहीं है। तो ये साइन 90 का वैल्यू कितना 1, तो ये मुझे ओवरऑल सॉल्व होकर कैसा आएगा 30 डिवाइडेड बाई साइन में 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन में अगर देखोगे देखो ये रिलेशन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। 90 प्लस में थीटा अगर निकालोगे तो 90 के साथ ट्रीटमेंट होता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा मतलब 90 यहाँ पे और थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव है ना, इसमें टेन, इसमें कॉस। तो देखो तो अब क्या है, इसमें हम लोग को ये दिख रहा है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव, ये मैं क्या करूँगा, साइन पॉजिटिव मतलब ये प्लस में कॉस थीटा आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो मैं क्या करता हूँ कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कॉस में 45 डिग्री इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, कॉस में 45 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस ये भी थीटा हो गया। नेक्स्ट में दिख रहा है T डिवाइडेड बाई नीचे साइन 90 का वैल्यू 1, तो उसे मैं छोड़ ही देता हूँ। मुझे क्या जानना था, वेट जानना था। तो देखो एक तो कह सकते हैं ये इसके बराबर, दूसरा और क्या कह सकते हो ये वाला इसके बराबर, सबको एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। कैसे इक्वेट करने पे क्या कुछ हो जाएगा, ये मैं टेंशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ, नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा काम अपना। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेट बराबर कितना हो जाएगा 30 न्यूटन आंसर। अब देखो मैं कंपोनेंट निकाल के जल्दी से कर देता हूँ, एक बार मैं कंपोनेंट निकाल के करता हूँ, देखना उतना ही आंसर आएगा। एक तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इधर साइड लग रहा है मुझे कितना 30 न्यूटन, ठीक है सर जी। यहाँ पे लग रहा है मुझे इससे 45 डिग्री पे कौन 45 डिग्री पे T दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है नीचे साइड आपको दिख रहा है W। अब देखो इसमें कैसे कैसे इक्वेशंस मुझे बनाने पड़ेंगे। एक तो मुझे इधर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पहले निकालना पड़ेगा। ये T है तो नीचे साइड कैसे बनकर आएगा, T में देखो इधर साइड जाएगा कॉस में, इधर जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा T कॉस में 45 और इधर जाएगा T साइन में 45 और नीचे साइड कौन लग रहा है W। अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करूँगा तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा T
कॉस 45 अब माइनस में W इज इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करो तो ये हो जाएगा 30 और माइनस में T साइन 45 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ना T cos 45 और T साइन 45, तो cos 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2। तो ओवरऑल कह सकते हैं अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो T cos 45 और T साइन 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 और माइनस में W इज इक्वल्स टू 0, W इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ऐसे भी चाहो तो सॉल्व करो तो उतना ही आंसर आएगा जैसे इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया दोनों मेथड। ये मेथड नंबर हो गया 1 जिसमें मैं लामिस थ्योरम का इस्तेमाल किया, और ये हो गया मेथड नंबर 2 जो कि पहला वाला पुराना वाला मेथड से मैं सॉल्व किया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन और भी दिखाता हूँ जो लामिस थ्योरम पे सॉल्व हो सके। जहाँ जहाँ 3 4 सिर्फ रहेगा हर जगह मैं लामिस थ्योरम लगा सकता हूँ। अब मैं थोड़ा लामिस थ्योरम स्पीड में लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी लग रहा होगा जैसे ये आसान है, क्योंकि मैं इसे स्पीड में बनाया और उसमें थोड़ा समझा के बनाया। मैं देखो अब स्पीड में करके दिखाता हूँ लामिस से। तो और सवाल लेकर आ गया हूँ जो लामिस थ्योरम से मैं करके दिखाऊंगा। ये दोनों सवालों के बारे में मैं पहले ही बता दूँ कि अगर तुम चाहो तो कंपोनेंट निकाल के बैलेंस करके भी बना सकते हो, पर मैं उस पर नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी सिर्फ लामिस थ्योरम तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो लामिस थ्योरम पे ही सिर्फ करके दिखाऊंगा, बाकी कंपोनेंट ब्रेक करके तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो देखो लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 3 फोर्स लग रहा है क्या। ये मुझे 5 kg का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 5 kg वाला, 5 kg, ठीक है। इधर साइड देख रहा है मुझे टेंशन T1 दिख रहा। दूसरा ये वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पे मुझे T2 दिख रहा है। ये कितने डिग्री पे? 37 डिग्री पे। और क्या दिख रहा है? एक नीचे साइड ऑटोमेटिक मुझे खुद से लगा सकता हूँ मैं 5G। 5G का ज़माना तो आ गया है, क्या पता तुम लोग जब वीडियो देखोगे तब तक 6G आ जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ कि 3 फोर्स है, तीनों को फोर्स अगर दिया तो लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। लामिस थ्योरम लगा सकते हैं तो लगा देते हैं। ये 5 kg है ना, तो ऐसा करिए यहाँ 5 kg लिखिए और ये नीचे में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लो। देखो अब क्या करते हैं, T1 ये हो जाएगा पहला T1 डिवाइडेड बाई साइन में। देखो तो इसके T1 के जस्ट सामने ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 53 डिग्री, और ये कितना बचेगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं करता हूँ साइन में 90 प्लस में 53 इज इक्वल्स टू, दूसरा कौन दिख रहा है ये 5G फोर्स डिवाइडेड बाई साइन में क्या कुछ बचेगा, एक तो ये 90 डिग्री और दूसरा ये 37, तो हो जाएगा 90 प्लस में 37 इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है T2 डिवाइडेड बाई साइन में 90 डिग्री हो गया। देखो इसके सामने जस्ट 90 है सर। अब इसको सॉल्व करना है आसान सर जी, आप छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, जिसे नहीं बनना उसके लिए है मैं बना रहा हूँ, तुम खुद से बनाओ और तुम आंसर्स बताओ। ये हो जाएगा T1 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा। क्या कुछ होता है, साइन में 90 प्लस थीटा जब हम लोग निकालते हैं तो कॉस में थीटा होता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉस में लिख दूंगा 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 5G डिवाइडेड बाई में साइन में ये 90 प्लस 37, तो ये हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट, कॉस में 37 इज इक्वल्स टू T2, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 सिर्फ। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या कुछ दिख रहा है, तो मुझे 2 वैल्यू चाहिए, तो कॉस 53 दूसरा कॉस 37। तो एक तो चाहिए आपको किसका वैल्यू सर जी, एक चाहिए आपको 37 डिग्री का, दूसरा चाहिए आपको कितना 53 डिग्री। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और 90 के सामने 5। मुझे कौन कौन चाहिए, पहला तो चाहिए मुझे cos 53। cos 53 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, cos 53 तो 3/5 ये हो जाएगा T1 अपॉन में 3/5। दूसरा 5G डिवाइडेड बाई cos 37 कितना 4/5, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू T2। मैं थोड़ा इसे जगह लेकर और भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे ये क्या दिख रहा है, T2 बराबर कितना, T2 बराबर ये रख देते हैं, T2 इज इक्वल्स टू 5G बाई, ये हो जाएगा T2 इज इक्वल्स टू इसके बराबर इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को एक बार इक्वेट करते हैं, है ना, इन दोनों को एक बार इक्वेट करते हैं। तो ये 4 नीचे रह जाएगा और 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5G इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5G मतलब 50, इसको रख देते हैं 50, तो 250/4 250 डिवाइडेड बाई 4 न्यूटन। दूसरा मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ एक बार बैलेंस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा T1, देखो 5 के ऊपर ले जाता हूँ, 3 को नीचे रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5T1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या कुछ हो जाएगा, इधर साइड दिख रहा है मुझे 50 डिवाइडेड बाई 4 नीचे 5 ऊपर, 4 नीचे और 5 ऊपर, तो ये 5 से मैं 5 कर सकता हूँ कैंसिल आउट, और ये T1 इज इक्वल्स टू क्या कुछ हो जाएगा, ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 150 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 150/4 न्यूटन। ये देखो इस तरीके से चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
लामिस थ्योरम का यूज़ करके। बाकी कंपोनेंट निकालने तो आता ही है, इसका कंपोनेंट निकाल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करो, वर्टिकल में बैलेंस करो, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। इस पे कैसे 3 फोर्सेज लग रहे हैं। एक ये बीच वाले ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, नीचे साइड मुझे लगता हुआ दिख रहा है √2 में जी, इधर साइड मुझे दिख रहा है 60 डिग्री पे, इधर साइड कहीं दिख रहा है मुझे हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लिया, इससे यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है मुझे 60 डिग्री के एंगल पे T1 फोर्स। दूसरा मुझे इधर साइड दिख रहा है कहीं 30 डिग्री के एंगल पे, ये कहीं दिख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, कितना, ये दिख रहा है मुझे T2। अब मैं इसके लिए लामिस थ्योरम लिख दूँ, लिख दीजिए सर जी, आपका मन। अच्छा ये देखो ना, ये कितना कौन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तीनों एंगल का सम कितना 180, तो 30 ये और 60 90 हो गया। तो यहाँ पे बीच वाला कितना बच जाएगा, सिर्फ ये बीच वाला बच जाएगा 90 ही डिग्री, और ये तो है ही 90, और ये तो है ही 90, ठीक है। तो ये सब कटिंग ही रखना है। नीचे वाले के लिए √2g डिवाइडेड बाई साइन में कितना हो जाएगा 90, साइन में 90 इज इक्वल्स टू, सेकेंड फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ पे T1 डिवाइडेड बाई साइन में, देखो तो T1 के जस्ट सामने मुझे दिख रहा है 90 या प्लस 30, हो जाएगा 90 प्लस में 30। वैसे ही T2 डिवाइडेड बाई T2 के सामने 90, ये भी 90 ही है, नहीं 90 प्लस 60 है, सॉरी 90 प्लस 60 है, साइन में ये 90 प्लस में 60 डिग्री, ऐसा कुछ। तो यहाँ मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा तो मुझे दिख रहा है क्या, √2g बाई बस 2g, नीचे तो साइन 91 ही हो जाएगा, है ना, साइन 91 ही इज इक्वल्स टू, सेकेंड नंबर में दिख रहा है मुझे T1 अपॉन में कॉस में 30 डिग्री, उसके बाद दिख रहा है मुझे T2 अपॉन में, अब समझदार हो गया है ना, अब थोड़ा मैच्योर हो चुके हो, तुम समझदार हो चुके, इसमें मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा √2g बराबर T1 अपॉन में कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2, तो इसे मैं लिख देता हूँ 2T1 अपॉन में √3, नीचे √3 ऊपर /2 इज इक्वल्स टू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 1 नीचे और 2 ऊपर, तो ये हो जाएगा 2T2, ठीक है। यहाँ से मैं T1 और T2 का वैल्यू अब निकाल सकता हूँ आसानी से। T1 इन दोनों का बैलेंस करो एक बार, तो क्या कुछ बैलेंस होकर आ जाएगा, ये हो जाएगा T1, ये देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो √6g डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा /2 इज इक्वल्स टू T1, ये आ गया T1 का वैल्यू। वैसे T2 निकालो, तो ये T2 देखो इन दोनों का बैलेंस करना है, तो ये 2 आएगा डिवाइड में, तो √2/2 √2 डिवाइड बाई 2 बराबर T2 आ गया ये T2 का वैल्यू। इस तरीके से चाहो तो तुम लामिस थ्योरम का यूज़ करके सारे सवालों को फोड़ सकते हो। अगर चाहते तो इसमें देखो कितना कंपोनेंट तोड़ना पड़ जाता, पहले तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट तोड़ते, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंपोनेंट टूटते, फिर नीचे mg लगता, फिर इतने सारे फोर्सेस को बैलेंस करते, थोड़ा सा इक्वेशन ज़्यादा बन जाता, 2-3 इक्वेशन बनता। इसमें देखो एक ही बार इक्वेशन बनता है और क्वेश्चन फट से खत्म हो जाता। तो जब भी तुम्हें लामिस थ्योरम अगर दिखे तो सबसे पहले लामिस थ्योरम का ही इस्तेमाल करो, 3 फोर्स दिखे तो लामिस थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया करो। तो ये तो था हमारा सेकंड नंबर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा ये वीडियो लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस से बाय बाय।